यह कहानी जनक की मासूमियत, उसके टूटते सपनों और उसके चारों ओर फैले बेरहम समाज की गहराइयों को उजागर करती है। शुरुआत में जनक एक साधारण लड़की है जो अपने गांव में अपनी मां के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। ये उसकी दुनिया तक बिखर जाती है जब अचानक उसकी मां का देहांत हो जाता है। वह दर्द से टूटी हुई है, लेकिन साथ ही उसे उस घर में रहना पड़ता है जहाँ उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं है, बल्कि उसे बोझ समझा जाता है। यह कहानी जनक के संघर्ष की है, जहाँ उसकी मासूमियत और भरोसा बार बार परीक्षा में डाले जाते हैं। अदिति जो स्वभाव से तेज और बेबाक है, सबसे पहले जनक को उसकी मां की मौत की खबर देती है। जनक को विश्वास नहीं होता और वह रोते हुए कहती है कि आप झूठ बोल रही हैं, आप मजाक कर रही हैं ना। लेकिन अदिति तीखे शब्दों में जवाब देती है कि कोई भी किसी की मौत का मजाक क्यों बनाएगा। तुम्हारी माँ सच में नहीं रही। जनक का दिल टूट जाता है। वह सोचती है कि अब उसके पास कौन रहेगा, किसके साथ वह अपना दुख बांटेगी। पराशर जी का फोन आने की बात बताते हुए अदिति कहती है कि अंतिम संस्कार भी हो चुका है, अब तुम्हें जाकर अपने कर्तव्य निभाने होंगे। ये सुनते ही जनक जैसे जड़ हो जाती है। उसके लिए यह खबर किसी जहर से कम नहीं। उसका मन बार बार कहता है कि उसकी माँ उसे छोड़कर नहीं जा सकती। ऋषि जो पहले से ही इस परिस्थिति से परेशान है, अदिति से अनुरोध करता है कि वह यह सब बंद करे, लेकिन अदिति रुकने को तैयार नहीं। वह कहती है कि सच सामने आना ही चाहिए जैसे, और यदि जनक को संभालना है तो उसकी देखभाल करो। ऋषि की बेचैनी साफ नजर आती है। वह समझाता है कि डॉक्टर ने मना किया था, इसलिए बात छुपाई गई थी, पर जनक को यह समझ में नहीं आता। उसका दर्द उसके शब्दों में छलक पड़ता है। वह ऋषि से गुस्से में सवाल करती है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या मैं आपकी नहीं थी? मेरा जीने का सहारा कौन है? वह इतनी टूट जाती है कि लड़खड़ा कर गिर पड़ती है। तभी मुखिया जी और पुतुल दौड़कर उसे संभालते हैं। मुखिया जी उसे सहारा देते हुए कहते हैं कि वह अकेली नहीं है, परिवार उसका साथ देगा। पर जनक बार बार यही कहती है कि यह सच नहीं हो सकता, उसकी माँ उसे छोड़कर नहीं जा सकती। घर में तनाव और बढ़ जाता है। अदिति फिर से कटु बातें करने लगती है। वह कहती है कि अगर जनक को यहाँ रहना पड़ेगा तो उसे मेड बनकर रहना होगा और कब तक वह यह सब सहती रहेगी। यह सुनकर मुखिया जी नाराज हो जाते हैं। वे अदिति को समझाते हैं कि हर बात पर कटुता दिखाना उचित नहीं, जनक की हालत समझो। और वहीं ऋषि की माँ भी परिवार को समझाती है कि यह संवेदनशील है, पर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। अदिति अपनी बात पर अड़ी रहती है। वह कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनक कितने दिन घर पर रहेगी, वह अपनी राह पर चलेगी। इसी बीच परिवार के अन्य सदस्य भी जनक की पीड़ा को समझने की जगह उसे दोष देने लगते हैं। अगले दिन स्थिति और बिगड़ जाती है। पुलिस अचानक ऋषि के घर आ धमकती है और उसे गिरफ्तार करने का आदेश देती है। घर में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग घबराए हुए, लेकिन कोई भी ऋषि की मदद करने के लिए आगे नहीं आता। यह कहकर पीछे हट जाता है कि वह बोझ नहीं उठाना चाहता। ऋषि की पत्नी ताने कसती है कि इस घर में ईमानदारी नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुखिया जी फिर भी इंसानियत की बात करते हैं। वे कहते हैं कि मुश्किल समय में साथ देना चाहिए, लेकिन परिवार वाले बेरुखी दिखाते रहते हैं। इसी बीच पुतुल आगे आती है और कहती है कि वह जनक के लिए खिचड़ी बना देगी ताकि उसका मन हल्का हो। लेकिन घर वाले कहते हैं कि रोने से क्या होगा, खाना बनाकर क्या फ़ायदा। मुखिया जी फिर समझाते हैं कि उसकी माँ का देहांत हुआ है, रोना स्वाभाविक है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। वातावरण और अधिक तनावपूर्ण हो जाता है। अंततः मुखिया जी नाराज होकर कहते हैं कि इंसानियत खत्म हो चुकी है। कोई यह क्यों नहीं समझ रहा कि एक बच्ची के लिए ये कितना कठिन समय है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अनिरुद्ध घर आता है। उसका स्वागत तो होता है, पर वह कहता है कि वह खाने नहीं बल्कि एक खास उद्देश्य से आया है। वह कहता है कि वह एक ऐसी चीज़ लेकर आया है जो सिर्फ जनक के लिए। ये सुनते ही घर वाले चौंक जाते हैं। अनिरुद्ध बताता है कि किसी की माँ की मृत्यु पर परंपरा के अनुसार हम दुख साझा करने के लिए कुछ लेकर आते हैं। वह इसे जनक को सौंपना चाहता है। पुतुल को बुलाकर कहा जाता है कि वह जनक को बुलाए, लेकिन अनिरुद्ध कहता है कि आप ही उसे बुलाकर दे दीजिए। जब जनक आती है तो अनिरुद्ध की आंखें भर आती हैं। वह उसे देखकर भावुक हो जाता है, मानो उसे बरसों पहले खोया हुआ कोई अपना मिल गया हो। जनक हाथ तो जोड़कर प्रणाम करती है। उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आता है। ऋषि खड़ा होकर उसे देखता है और अपराध बोध से भर जाता है। उसकी माँ घर वालों को समझाती है कि आज थाई पसम है और हम भरोसे के साथ ये प्रसाद लेकर आए हैं। अनिरुद्ध कहता है कि अगर घर में कोई कमी हो तो बताइए। परिवार वाले खाने के लिए कहते हैं, लेकिन वह मना कर देता है। अनिरुद्ध जनक को समझाते हुए कहता है कि ये दुख हमेशा रोते रहने से कम नहीं होता। कुछ दुख संभाल कर रखने चाहिए। वह जानता है कि ऋषि ने यह खबर क्यों छुपाई है। ऋषि जनक का दर्द इतना गहरा है कि वह किसी समझाइश से शांत नहीं हो रही। अनिरुद्ध उसे देखकर भीतर तक विचलित है। परिवार वाले फिर भी उसकी पीड़ा को गंभीरता से नहीं लेते। तभी अदिति आकर वह सच उजागर कर देती है, जिससे जनक की ये दुनिया हिल जाती है। अदिति कहती है
है कि जनक की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। पहले तो जनक को विश्वास नहीं होता। वह तुरंत ऋषि से पूछती है कि क्या यह सच है। अदिति लगातार सच दोहराती रहती है। अंत में ऋषि स्वीकार करता है कि डॉक्टर की सलाह पर उसने बात छुपाई थी। यह सुनते ही जनक टूट जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोते रोते कहती है कि अगर यह सच था तो मुझे क्यों नहीं बताया, कम से कम मैं अपनी माँ से मिल तो सकती थी। उसका दर्द क्रोध में बदल जाता है। वह कहती है कि डॉक्टर की सलाह में क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो जीने का सहारा चाहिए था। ऋषि समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जनक का दर्द और गुस्सा बढ़ता जाता है। घर वाले तमाशा देखते रहते हैं। मुखिया जी डांटते हैं कि इस तरह की बातें मत करो, लेकिन जनक के मन का दर्द किसी डांट से कम नहीं होता। अनिरुद्ध की आंखें बाहर आती हैं। वह मन ही मन जनक को गले लगाना चाहता है। तभी पुलिस फिर दरवाजे पर आती है और ऋषि को गिरफ्तार करने की तैयारी करती है, लेकिन जनक अचानक खुद को संभालती है और वह आगे बढ़ती है और पुलिस के सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में ऐसी दृढ़ता है कि पुलिस भी रुक जाती है। वह कहती है कि ऋषि निर्दोष है और उसे कुछ नहीं होगा। उसका यह साहस घर वालों को भी चौंका देता है। जो लड़की अभी तक रो रो कर कमजोर लग रही थी, वही अब शेरनी बनकर खड़ी हो गई है। वह कहती है कि मैं अपनी माँ खो चुकी हूँ, अब किसी और को नहीं खो सकती। ऋषि ने मदद की है, मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकती। पुलिस थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। मुखिया जी उसका समर्थन करते हैं। अंततः पुलिस पीछे हट जाती है और ऋषि बच जाता है, लेकिन घर का माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो जाता है। यही जनक का पहला पड़ाव है जहां उसने एक और अपनी मां को खो दिया और दूसरी ओर अपने दर्द के बावजूद ऋषि का साथ देने का संकल्प लिया। उसकी मासूमियत टूट चुकी है, पर उसके भीतर नई ताकत जाग चुकी है। कहानी यहीं से और गहराई में जाने वाली है। जनक का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में जैसे अंधेरा छा गया, मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। वह रोते रोते बुरी तरह टूट गई थी। बार बार संभलने की कोशिश करती, पर आंसू उसे कमजोर कर देते। ऋषि बस खड़ा देखता रहा। उसके मन में अपराध बोध उमड़ रहा था कि अदिति ने बहुत बड़ी गलती कर दी। पुतुल और मुखिया जी ने किसी तरह जनक को संभाला, उसके कंधे पर हाथ रखकर दिलासा दिया, पर अदिति वही नहीं रुकी। उसे कटाक्ष करते हुए कहा कि अब यह लड़की इस घर में कभी नहीं जाएगी। पहले मेड बनकर आई थी, फिर पता चला कि यह तो ऋषि की पत्नी है। अब देखना है कि यह घर छोड़कर जाएगी भी या नहीं। अदिति की बातें सुनकर जनक के दिल पर चोट लगती रही। वह बस चुपचाप सुनती रही। भीतर उसका मन तूफान से भर गया। पुतुल ने तुरंत बीच बचाव किया और जनक से कहा कि अदिति की बातों पर ध्यान मत दो। यदि चाहो तो मैं खुद यह घर छोड़ दूंगी। लेकिन जनक की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ऋषि भी मजबूरी में खड़ा रहा। वह अदिति को डांटना चाहता था, पर हालात ऐसे थे कि उसका गुस्सा भीतर ही रह गया। रात का समय था, घर में शांति थी। जनक अपने कमरे में बैठी थी। मन में सवालों का झंझावात उठ रहा था। बार बार उसे अदिति की बातें याद आ रही थी। अंततः उसने तय कर लिया कि वह इस घर को छोड़ देगी। आधी रात को जब वह सब सो गए, उसने अपना सामान उठाया और चुपचाप घर से निकल गई। कदम भारी थे, आंखें नम थी और हर कदम पर उसके दिल का एक टुकड़ा टूट रहा था। लेकिन उसने मन बना लिया था कि अब वह इस घर में नहीं रहेगी। जनक ऋषि के लिए एक पत्र लिखा। उसमें उसने बताया कि वह घर छोड़ रही है। उसने ऋषि को धन्यवाद दिया और माफ़ी मांगी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी और को परेशानी हो। आधी रात को वह झोला लेकर निकल पड़ी। दूसरी ओर अदिति अपने घर पहुंची और ऋषि व जनक के हालात अनिरुद्ध को बता दिए। यह सुनते ही अनिरुद्ध हक्का बक्का रह गया। उसके मन में पुराने पल घूमने लगे। उसे याद आया कि कैसे उसने शादी की थी, कैसे ट्रेन से भागा था और कैसे परिस्थितियों ने उसे मजबूर कर दिया था। उसे यह सोचकर हैरानी हुई कि ऋषि ने सब छुपाया क्यों। अर्शी, जो हमेशा जनक के खिलाफ रहती थी, तुरंत बोल पड़ी कि मैंने पहले ही कहा था उसे छोड़ दो। कितनी लड़कियां मिल जाएंगी तुम्हें, बेकार में परेशान हो रहे हो। लेकिन अनिरुद्ध उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसके मन में बस जनक का चेहरा घूम रहा था। तभी अंजू रानी और अनिरुद्ध की माँ भी आ गई। उन्होंने जब सच सुना तो दोनों स्तब्ध रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि जनक की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अनिरुद्ध को पुराने दिन याद आ गए। उसे लगा मानो वक्त फिर से पीछे लौट आया हो। इधर अदिति और अर्शी के बीच भी तकरार शुरू हो गई। अर्शी ने ताना मारते हुए कहा कि तू हर जगह जनक का पक्ष लेती है, लेकिन अदिति ने बेबाक होकर जवाब दिया कि हाँ, मैं ऋषि से प्यार करती हूँ और अब उसे कभी नहीं छोड़ सकती। हमारे बीच जो गलतफहमियां थी वह खत्म हो चुकी हैं। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अर्शी भड़क गई। उधर गांव में दादा भाई, इंदुमती और सुरजीत इस पर चर्चा कर रहे थे। दादा भाई ने कहा कि उन्हें गर्व है कि ऋषि ने जनक का साथ दिया। इंदुमती माहौल शांत करना चाहती थी, लेकिन सुरजीत का कहना था कि जनक के परिवार को सब जानकारी देना चाहिए ताकि ऋषि किसी खतरे में ना पड़े। अभिमन्यु ने सवाल किया कि अगर ऋषि नहीं जाता तो और कौन जाता। दादा भाई ने दोहराया कि ऋषि ने सही किया और उसे जनक का सामना करना ही होगा। इसी बीच ऋषि एक बड़े सवाल के करीब पहुंच गया। आखिर जनक का असली पिता कौन है, यह सवाल उसे भीतर से झकझोर रहा था। नूतन, जो अब तक चुप थी, भावुक हो गई। उसने अपनी शादी की बातें याद की और कहा कि अगर उसने सच पहले बता दिया होता तो शायद तूफान खड़ा
तो शायद तूफान खड़ा हो जाता। लेकिन अब समय आ गया है कि सच्चाई सामने आया। ऋषि ने उसे हिम्मत दी। नूतन ने गहरी सांस ली और कहा कि जनक का असली पिता अनिरुद्ध बोस है। यह सुनकर ऋषि प्रसन्न रह गया। उसके लिए विश्वास करना मुश्किल था। नूतन ने आगे बताया कि अदिति वास्तव में अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी है। कुछ समय तक उसने उसे अपने पास पाला था और उसे मूनगा नाम दिया। बाबुल भी उसे इसी नाम से बुलाता था। यह सुनकर ऋषि के मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। नूतन ने ऋषि को एक पत्र सौंपा और कहा कि यह अनिरुद्ध के लिए है। अगर तुम्हें शक हो तो बाबुल और अंजना से पूछ लेना। वो जो घर छोड़ चुकी थी उसे नहीं पता था कि वह उसकी असली पहचान अब सामने आने वाली। आधी रात को घर छोड़कर निकली जनक को नहीं मालूम था कि किस्मत उसे कहाँ ले जाएगी। सुबह होते ही वह एक सुनसान जगह पहुंच गई। वहाँ एक छोटा मंदिर दिखा। मंदिर के अंदर जाकर उसने भगवान के सामने रोते हुए प्रार्थना की कि उसे रास्ता दिखाए। इधर ऋषि सुबह उठा तो जनक को कमरे में नहीं पाया। पुतुल दीदी ने बताया कि जनक नहीं है। ऋषि घबरा गया। उसने कमरे में जाकर देखा और जमीन पर जनक का पत्र पाया। पढ़ते ही वह शून्य रह गया। जनक ने लिखा था, वह किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहती और घर छोड़ रही है। ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत जनक को खोजने निकला। मुखिया जी और पुतुल दीदी भी उसके साथ हो लिए। अनिरुद्ध को जब नूतन का पत्र मिला तो वह गहरे सदमे में चला गया। उसमें लिखा था कि जनक उसकी बेटी है और अदिति और उसकी और अर्शी की बेटी। यह जानकर अनिरुद्ध को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वह तुरंत जनक को ढूंढने निकल पड़ा। ऋषि, मुखिया जी और पुतुल दीदी मंदिर तक जनक को ढूंढते पहुंचे। जनक उन्हें देखकर हैरान रह गई। उसे लगा कि वे उसे वापस ले जाना चाहते हैं। वह रोते हुए बोली कि वह बोझ नहीं बनना चाहती। ऋषि ने उसे समझाया कि वह उसकी पत्नी है और उसकी जिम्मेदारी है। तभी अनिरुद्ध वहां पहुंचा। उसने जनक को देखकर कहा कि वह उसका पिता है। यह सब सुनते ही सब सन्न रह गए। जनक को यकीन नहीं हुआ। अनिरुद्ध ने नूतन का पत्र दिखाया। पढ़ते ही सच्चाई सामने आ गई। जनक जान गई कि अनिरुद्ध उसका असली पिता है और अदिति उसकी सौतेली बहन। यह सब जानकर उसका मन टूट गया। उसे समझ नहीं आया कि इतने सालों तक सच क्यों छुपाया गया। अनिरुद्ध ने माफ़ी मांगी और कहा कि अपनी बेटी को अपनाना चाहता है। जनक के मन में पहले गुस्सा था, पर धीरे धीरे उसकी आंखों में उम्मीद की किरण दिखाई दी। ऋषि ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि वह उसके साथ है। मुखिया जी ने भी समझाया कि कठिनाइयों के बाद ही जीवन में खुशियां आती हैं। घर लौटने पर अनिरुद्ध ने सबके सामने पत्र पढ़ा। परिवार स्तब्ध रह गया। अर्शी पूरी तरह से टूट गई। अदिति भी अपने अस्तित्व के संकट में फंस गई। ऋषि ने सबको एकजुट रहने का संकल्प दिलाया। धीरे धीरे सभी इस सच को स्वीकार किया। अर्शी ने जनक को अपनी बेटी मान लिया। अदिति ने उसे बहन की तरह अपनाया। समय के साथ ऋषि और जनक का रिश्ता मजबूत हुआ। जनक ने अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया। अदिति ने भी अपना करियर और रिश्तों को नया आयाम दिया। यह कहानी दिखाती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चाई और हिम्मत से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। जनक ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक मासूम लड़की नहीं बल्कि एक मजबूत, साहसी और दृढ़ निश्चयी महिला है, जो अपने दर्द को ताकत बनाकर जीवन की नई शुरुआत कर सकती है। उसका संघर्ष, उसका धैर्य और उसका परिवार के प्रति प्रेम इस कहानी की आत्मा है। उसकी